हेतु इतिहास के 13 सेट में सेट नंबर 4 को 4 के इतिहास प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 71 है, बास्टील का पतन किस तिथि को हुआ था? क्या है 71 नंबर? बास्टील का पतन किस तिथि को हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। बास्टील का पतन किस तिथि को हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। 72 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन खाली स्थान जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। 72 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन का सुधार का प्रयास किया? तो एक आर्य समाज एक संगठन बनाए जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया। इस संगठन का मूल जो भाव था वह वेदों की ओर लौटो। क्या था? वेदों की ओर लौटो। यह संगठन कहाँ और कब स्थापित हुआ था? आर्य समाज था जो कहाँ और कब स्थापित हुआ था? 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुआ था। कब? 1875 ईस्वी में। कहाँ? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सिविल सेवा में भर्ती 1864 ईस्वी में कब हुए थे? 1864 ईस्वी में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? भारत का नेपोलियन उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण, सैनिक के जो उपलब्धि थी उसके कारण क्या बोला गया? भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त को कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 9 और 12 शासकों को पराजित किया था। आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के दक्षिण के क्षेत्र के 12 शासकों को पराजित किया था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। किसे? समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया था और बारदोली की महिलाएं ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाएं ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 76 है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। कब हुआ था? तो 7000 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 7000 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? सबसे पहले चीन में हुआ था। प्रश्न संख्या 77 है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया गया। कब हस्ताक्षर किया गया? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया गया। प्रश्न संख्या 78 है, फ्रांस में किस राजवंश का शासक था? फ्रांस में बूर्बो राजवंश का शासक था। फ्रांस में किस राजवंश का शासक था? बूर्बो राजवंश का शासक था। बूर्बो वंश का ही एक शासक लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। इसके समय ही फ्रांस में युद्ध हुई थी। इसके समय ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। 79 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार शुरू किए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन शुरू किए थे। कौन से अखबार शुरू किए थे? इंडियन ओपिनियन। कब? 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन कब महात्मा गांधी ने अफ्रीका में स्टार्ट किए थे? 1903 ईस्वी में। कौन से अखबार? इंडियन ओपिनियन। प्रश्न संख्या 80 है, ताइथ किस प्रकार का कर था? तो यह प्रत्यक्ष कर था। ताइथ जो था वो कौन सा कर था? प्रत्यक्ष कर था। 1789 ईस्वी में जब राष्ट्रीय सभा बना तो ताइथ के वसूली पर रोक लगा दिया गया। 1789 ईस्वी के बाद ताइथ के वसूली पर क्या किया गया? रोक लगा दिया गया। कब? 1789 ईस्वी के बाद। 1789 फ्रांस की क्रांति के समय में। उसके बाद ही इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। प्रश्न संख्या 82 है, दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए तो फिर भारत में सार्वजनिक तौर पर हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ही उन्होंने संबोधित किया था पहला मंच। प्रश्न संख्या 83 है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू द्वारा पुस्तक लिखा हुआ कौन? द स्पिरिट ऑफ लॉज।
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसका है? रूसो का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसको का है? रूसो का है। किसका है? रूसो का है। द ट्रीटाइजर ऑफ गवर्नमेंट ये लॉक का है, जॉन लॉक का। किसका? द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसका है? जॉन लॉक का है। प्रश्न संख्या तो ये हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज आंसर। 84 नंबर प्रश्न है, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की? तो 1930 में किसने की? तो ये भीमराव अंबेडकर ने की। भीमराव अंबेडकर ने क्या? एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग किया। और फिर किस लिए? तो एक अलग राज्य बनाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से जाति के आधार पर। 85 नंबर है, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया? तो चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के उन्होंने एक स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने? मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास। 86 नंबर प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इसमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो मसूलीपट्टनम में। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने 1611 में कहाँ कारखाना खोला? तो मसूलीपट्टनम में खोला। कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम। 87 नंबर प्रश्न है, आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? तो ये हो जाएगा 1781 ईस्वी। कब? 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में। 1781 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था तो पोर्टो नोवा में हैदर अली को हरा करके और अंग्रेज ने मद्रास पर कब्जा करने की कोशिश किया था, बचाया था। प्रश्न संख्या 88 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय और चीन देश के लिए व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? ये हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। चाय और चीन देश पे व्यापार के लिए खुला हुआ था। तब कौन सा अधिनियम था? 1813 का चार्टर अधिनियम। 89 नंबर प्रश्न है, शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने किया। किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने किया। प्रश्न संख्या 90 है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। 91 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो कालीबंगा। पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था किसका? कालीबंगा का। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ। 92 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो ये कांसा की बनी थी। कांस्य की बनी थी। किससे बनी थी? कांस्य की। जालबे राइन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो प्रसा राज्य में की गई। जालबे राइन एक दल बनाया गया किस राज्य में? प्रसा राज्य में। 94 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो 228 सूक्तों का संकलन है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? 228 सूक्तों का संकलन है। 95 नंबर प्रश्न है, किराता जूनिये किसने लिखा था? तो किराता जूनिये जो लिखा था भारवी ने लिखा था। किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। भारवी ने लिखा था। किराता जूनिये किसने लिखा था? भारवी ने लिखा। प्रश्न संख्या 96 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यहाँ पे किराता जूनिये भारवी ने लिखा था, हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरण में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने में? 15 अधिकरणों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 97 है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी लंदन में। कहाँ हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना? लंदन में हुई थी। प्रश्न संख्या 98 है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची झारखंड था, जो कि 1899 से 1900 के बीच में विद्रोह हुआ था। ये बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था आदिवासी का, जिसे हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, यह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच। कब? 1899 से 1900 के बीच हुआ था। 1900 के बीच हुआ था। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा जो थे इनको क्या बोला जाता है? जगत का पिता या धरती आबा भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? बिरसा मुंडा को। 99 नंबर प्रश्न है, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि से, विद्वानों को जो भूमि दी जाती थी उसे ही मदद ए मास कहा जाता था। कब? मुगल प्रशासन के समय में। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि जो थी उसे ही मदद ए मास बोला जाता था। कब बोला जाता था? तो मुगल शासक के समय में। प्रश्न संख्या 100 है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो यह स्पेन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। कोलंबस जो था 1492 में किस देश द्वारा
वित्तपोषित किया गया था स्पेन द्वारा। और वह कोलंबस था कहाँ का? तो यह इटली का था। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? इटली का था। और वित्तपोषित किया गया था कहाँ? तो स्पेन से। 101 नंबर प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, वह किस स्वतंत्रता संग्राम के समय घटी? तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ था। प्रश्न नंबर 102 है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है अमेरिका के लिए? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 103 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो उस समय 1789 में कौन था? 1889 में कौन था? तो लुई 16वां था। 1789 में कौन था? लुई 16वां था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, गलती 1889 बोल रहे थे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। 104 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पेनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स हारग्रीव्ज थे। स्पेनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? जेम्स हारग्रीव्ज। 105 नंबर प्रश्न है, 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ मैजिनी द्वारा। किसके द्वारा? 1831 में यंग इटली किसके द्वारा गणतंत्र किसके द्वारा आरंभ हुआ? तो मेजिनी द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? मेजिनी द्वारा हुआ था। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास रखता था? तो ऑटो वान बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण में लौह एवं रक्त की नीति पर विश्वास रखता था कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। और ये भारत में रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाया था? तो बलबन था। भारत में रक्त एवं लौह की नीति बलबन, और जर्मनी के एकीकरण में रक्त एवं लौह की नीति तो हो जाएगा बिस्मार्क। 107 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा? तो चौरी चौरा हत्याकांड को हिमालयी भूल बोला गया। गांधी जी ने कहा चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को 1922 को इसे ही क्या कहा जाता है? तो चौराचौरी हत्याकांड, इसे ही क्या कहा जाता है? चौराचौरी हत्याकांड को ही क्या कहा जाता है? तो हिमालय से बड़ा भूल कहा जाता है। 108 में है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई? तो प्रीतिलता बाड़ेदार जो थी वह मारी गई थी। 109 नंबर है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे और एगेल्स। कार्ल मार्क्स और एगेल्स थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एगेल्स। प्रश्न संख्या 110 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। मतलब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 110 उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर। थैंक यू।